हम नौका विहार कविता पढ़ रहे थे। सुमित्रा नंदन पंत की कविता है नौका विहार। आपसे पहले हमने देखा, ये देखो ऐसे, सैकत सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल तापस बाला गंगा निर्मल शशि मुख से द्वीपित मृदु करतल लहरे उर पर कोमल कुंतल गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता ताल तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर साड़ी सी सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर चिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। छायावादी कविता है ये। छायावाद की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कल्पना। कितनी कल्पनाएं हैं इसमें, देखो। नदी को गंगा बना दिया है, गंगा को स्त्री बना दिया है, तो इसमें छायावाद है। दूसरा मानवीकरण है। जब प्रकृति की चीज़ों पर इंसान का, मनुष्य का अभेद आरोप कर दिया जाता है, तो वहाँ पे मानवीकरण होता है। जैसे कि यहाँ पे गंगा को एक नारी बताया गया है। निराला की कविता है संध्या सुंदरी, तो उसमें कविता इस तरह से है कि मेघमय आसमान से उतर रही थी संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, यानी बादल छाए हुए हैं, मेघमय आसमान है और संध्या मानो कोई सुंदरी परी जैसी है और धीरे धीरे उतर रही है, यानी धीरे धीरे सांझ ढल रही है। तो यहाँ भी कविता में देखो कि ये गंगा है, इसके दो किनारे, इसकी दो बाहें हैं, इसके ऊपर चांदनी गिर रही है और इस पे जो लहरें आती हैं मानो इसकी साड़ी की जो सिकुड़न है वो इसकी लहरें हैं, और ये सभी इसको एक स्त्री का रूप दे देती है। ये सारी चीज़ें, साड़ी की सिकुड़न सी, देखो यहाँ पे देखो, साड़ी की सिकुड़न सी, तो इसको रूप दे दिया गया है एक स्त्री का। चांदनी रात का प्रथम पहर हम चले नाव लेकर सत्वर। ये कविता कब की है? चांदनी रात की। चांदनी रात का पहला प्रहर है ये। 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं, 4 दिन के और 4 रात के। 4 प्रहर दिन के, 4 प्रहर रात के। तो चांदनी रात का प्रथम प्रहर शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच का ही टाइम है। हम चले नाव लेकर सत्वर, नाव लेके जा रहे हैं। सत्वर यानी तुरंत, जल्दी से। हम यानी एक से ज़्यादा लोग हैं। ये चांदनी रात है, गंगा नदी है और उसमें नाव लेके जा रहे हैं। सिकता सी सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। सिकता यानी बालू, सस्मित सीपी, सीपी है वहाँ पे, सीप है। सस्मित यानी खिली हुई, मुस्कुराती हुई। मोती की ज्योत्सना रही विचर, चारों तरफ चांदनी बिखरी हुई है। ज्योत्सना यानी चांदनी। सिकता यानी बालू पर। बालू पर जब ये चांदनी गिरती है तो बालू मोती जैसी चमक रही है। सिकता यानी बालू, यहाँ पे है सिकता। सिकता यानी बालू, बालू रेत। नदी के किनारे बालू रेत होती ही है। और आपको पता होगा कि ये कविता जब हमने पढ़ी थी तो बताया था कि गर्मी के दिन है ये। किसके दिन है? कौन सी ऋतु है? गर्मी की ऋतु है। और गंगा की जो धारा है वो बहुत पतली हो गई है, सिकुड़ गई है। गर्मी की ऋतु है और गंगा की धारा बहुत पतली हो गई है, सिकुड़ गई है। तो सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। लो पाले चढ़ी उठा लंगर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर। इसको भी दोबारा देखो। पहले नावें होती थी, वो पालदार नावें होती थी, पाल लगे होते थे, उनके बड़े बड़े कपड़ों के पाल लगे होते थे। आपने टीवी में देखी होगी पालों वाली नाव पहले होती थी, अब तो नहीं होती ऐसी नावें। अब तो इंजन की, लेटेस्ट स्टीमर की और डीजल की और पेट्रोल की नावें आने लग गई है। तो पाल की नाव होती थी और उन पालों को कसते थे ताकि उनमें हवा भरे और उन हवा से वो नाव आगे बढ़े। बैलेंस भी बनता था उससे। उठा लंगर, लंगर किसे कहते हैं? नाव को स्थिर करने के लिए बड़े बड़े लोहे के या पत्थर के लंगर होते थे। वो नाव के
अंदर ही होते थे, कभी कभी उनके नीचे के हिस्से में भी उनको चिपका के लगा के रखते थे। और जब नाव को स्थिर करना है या जहाज को स्थिर करना है या तूफान आते थे या उनको जब कि रोकना होता था तब लंगर गिरा देते थे। आप ये समझो, ये नाव है, ये मानो नाव है, देखो ऐसी बन गई नाव। रुको, ये नाव है, तो इसके ये पानी है, तो इसके नीचे के हिस्से में यहाँ ऐसे बड़े बड़े से पत्थर के लोहे के रस्सियों के सहारे लंगर, इसको लंगर बोलते थे। बड़े बड़े लोहे के गोले होते थे, बहुत बड़े बड़े, जिनमें वजन होता था। तो जब तूफान आता था या नाव को या जहाज को स्थिर करना होता है, अभी भी मान लो जहाज समुद्र में है और उसको स्थिर करना है, उसका बैलेंस बिगड़ रहा है या नाव को रोकना है, तो इनको यहाँ इसके पास चिपका के रखते थे, इसके पास में खींच के रखते हैं, इस रस्सी को खींच लेते हैं। ये लोहे की होती है या ये उसकी भी होती है रस्सी, धागे की। तो इस रस्सी को ऊपर खींच लेते हैं, इस रस्सी को, तो ये लंगर भी ऊपर आ जाता है। और ये लंगर जब ऊपर आ जाता है तो नाव को फिर आगे बढ़ा देते हैं, उठा लेते हैं, लंगर को ऊपर उठा लेते हैं, फिर नाव को आगे बढ़ाते हैं। और ये लंगर नीचे गिरा देते हैं, तो नाव स्थिर हो जाती है, इधर उधर घूमती नहीं है, बैलेंस बन जाती है, आगे भी नहीं बढ़ती है वो। हाँ, तो देखो, लो पाले उठी चढ़ी उठा लंगर, पाले चढ़ा ली, पाल ऊपर कर ली ताकि उसमें हवा भर सके, और लंगर भी उठा लिया ऊपर। अब लंगर उठा लिए तो नाव आगे बढ़ेगी। अब आप समझ गए ना लंगर कैसे उठाते हैं। लो पाले चढ़ी उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंतर, लघु तरणी हंसनी सी सुंदर। पूरी कविता को एक फ्लो में पढ़ो, इसमें संगीतात्मकता भी है। छायावादी कविता की एक विशेषता है संगीतात्मकता, या कह सकते हैं इसको ध्वन्यात्मकता। जब हम इसकी व्याख्या करेंगे तो ये लिखेंगे कि इसमें ध्वन्यात्मकता है। चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। लो पाले चढ़ी उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरणी हंसनी सी सुंदर। लंगर, मंथर, सुंदर, विचर, सत्वर, प्रहर, लहर, ये क्या है? ये तुकांतता है। यही है संगीतात्मकता और ध्वन्यात्मकता। इसको नाद सौंदर्य भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं नाद सौंदर्य, इसी को बोलते हैं ध्वन्यात्मकता। तिर रही खोल पालों के पर, मृदु मंद मंद। देखो फिर एक तुलना आई है, फिर एक कल्पना आई है। मैंने पहले बताया था कि छायावाद में जबरदस्त कल्पनात्मकता है। एक कल्पना देखो, यहाँ देखो, ये पूरी कल्पना से लिखी है। लो पाले चढ़ी उठा लंगर, मृदु मंद मंद, मृदु यानी कोमल सा, मंद यानी धीमा सा, मंथर यानी और भी धीमा सा, लघु यानी छोटी, तरणी यानी नाव, तरणी यानी नाव। देखो तरणी अगर ये छोटी हुई तो नाव, और तरणी यहाँ थोड़ी गड़बड़ है किताब में, हम इसको शुद्ध करते हैं। ये तरणी बड़ी होनी चाहिए थी, यहाँ इसको बड़ी कर लो आप। ये तरणी में ये मात्रा बड़ी आएगी, आप इस तरह से लिखोगे तो इसका अर्थ बड़ी नहीं आएगी, तो इसका अर्थ होगा नाव। यहाँ पे छोटी मात्रा है तरणी, तो इसका अर्थ हुआ सूर्य, सूर्य। तो इसको सुधार लेंगे हम यहाँ पे। मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरणी हंसनी सी सुंदर। छोटी सी नाव है, कैसी है वो? हंस जैसी है। और देखो तुलना करते हैं तो कुछ न कुछ समानता भी होती है ना। तो इधर ये नाव तैर रही है और हंसनी का काम क्या है? हंसनी भी तैरती है। मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरणी हंसनी सी सुंदर। तिर रही खोल पालों के पर, तैर रही है खोल करके पालों के पर यानी पंख, पर यानी ये पंख है। जिस तरह से हंसनी अपने पंख फैला के तैरती है, वैसे ही ये नाव
पाल, इसके पाल लगा रखे हैं, मानो ये पाल इसके पंख हैं और ये अपने पंखों को फैला के तैर रही है। मानो ये हंसनी है और जिस तरह से हंसनी अपने पंख फैला के तैरती है वैसे ही ये नाव तैर रही है। अपनी पाल तो है ही इसके पालों को फैला दिया है। अभी हमने पढ़ा था कि लो पाले चढ़ी उठा लंगर, मृदुमंद मंद मंथर मंथर लघु तरणी हंसनी सी सुंदर तिर रही खोल पालों के पर। जिस तरह से हंसनी अपने पंख फैला के तैरती है वैसे ही ये नाव अपने पालों को फैला के तैर रही है पानी में। निश्चल जल के सूची दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन। निश्चल जल, नदी बह नहीं रही है, निश्चल है वो, स्थिर है वो। यहाँ से देखो, निश्चल जो चलता नहीं हो, जो स्थिर हो। निश्चल जल के सूची दर्पण पर, सूची यानी पवित्र, तो स्थिर दर्पण के सूची यानी पवित्र, स्थिर जल के पवित्र दर्पण पर। इस तरह से देखो, वो जल इतना साफ है कि वो दर्पण जैसा लग रहा है, इतना साफ है। तो निश्चल जल के सूची दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर। चांदी जैसे पुलिन यानी किनारे, रजत यानी चांदी, एकदम चमकते हुए, चमक रहे हैं ना, चांदनी रात है इसलिए इसके किनारे। रजत पुलिन यानी चांदी जैसे चमकते हुए किनारे। निर्भर, पानी जैसे दर्पण है, इतना साफ है और उसके किनारे चांदी जैसे चमक रहे हैं। और उस पर निर्भर क्या है, आगे देखो, दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर। ये जो चांदी जैसे चमकते हुए किनारे हैं एक पल के लिए तो बहुत ऊंचे लगते हैं, दोहरे लगते हैं, बहुत ऊंचे हो गए हैं। क्या किनारे ऊंचे क्यों लगते हैं? क्योंकि पानी कम है, नदी की धार पतली हो गई है, पानी नीचे चला गया है, तो किनारे तो ऊंचे होंगे ना, नेचुरल है, स्वाभाविक है। काला काकर का राजभवन सोया जल में निश्चित प्रमन, पलकों में वैभव स्वप्न सघन। काला काकर एक जगह का नाम है यूपी में, बनारस में। काला कांकर का राजभवन सोया जल में निश्चित प्रमन, पलकों में वैभव स्वप्न सघन। आप नदी में तैरते तैरते जाओ, राजमहल तक पहुंच जाओ। बनास नदी में आपको राजमहल का किला दिखेगा। अगर मान लो ये बांध नहीं होता और ये नदी अपने टोंक पुलिया तक होती तो हम अगर तैरते तैरते नाव लेके जाते तो हमें रास्ते में किसका राजमहल दिखता? राजमहल का राजभवन, इस तरह से लिखते हैं हम ना। तो यहाँ काला कांकर है, देवली में अपने राजमहल का किला है। तो अगर हम तैरते तैरते जाएंगे तो बिल्कुल किनारे पे वो दिखेगा, तो उसका इतिहास एकदम हमको याद हो जाएगा। अगर कोई सोचने समझने वाला विचारशील आदमी जाएगा नाव में तो उसको एकदम से उसका वैभव इतिहास याद हो जाएगा। तो काला काकर का राजभवन सोया जल में निश्चित प्रमन, पलकों में वैभव स्वप्न सघन। जो उसके वैभव था, ऐश्वर्य था, जब वहाँ से सल्तनत चलती थी, हुकूमत चलती थी, शासन चलता था, वो सारे सपने उसकी पलकों में समाये हुए हैं काला काकर के राजभवन में, किले में, महल में। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।